हेलो एवरीवन, आज है 1 मार्च 2024 और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डेली द हिंदू एनालिसिस करते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद डेली उसमें से 20 क्वेश्चंस का फैक्चुअल एनालिसिस भी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड ए हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू रैपिडली इंक्रीजिंग केसेस ऑफ द डेंगू फीवर। तो देखो, हाल ही में आपको पता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डेंगू एक्चुअल में होता क्या है। तो आप लोगों ने, हमारे यहाँ भी एक कॉमन सी डिजीज है, ठीक है, किससे होता है? तो मच्छर से होता है, मॉस्किटो से होता है। और कौन से मच्छर की वजह से होता है? तो आपको पता होगा, एडीज या एंडीज इजिप्टी की वजह से ये होता है, ठीक है। इसका सिम्टम क्या होता है? तो हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर आपको पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें होता क्या है कि हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या हो जाती है, उनकी काउंटिंग कम हो जाती है, ठीक है। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। तो अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री के अंदर ये एक रैपिडली या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है? तो कौन सा है? पेरू, ठीक है। और आपसे पूछे पेरू कहां पर, तो बहुत बार न्यूज में आता रहता है, ध्यान रखना। पेरू कंट्री कहां पे है? तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, साउथ अमेरिकन। और याद रखना, पेरू की जो कैपिटल है वो कौन सी है? लीमा। पेरू की कैपिटल कौन सी है? लीमा। अब ध्यान रखना, जिस कंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट या हमारे फॉरेन मिनिस्टर कोई विजिट पे जाते हैं और उसके बाद वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डील होती है हमारी उसके साथ, तो उस कंट्री की कैपिटल, उस कंट्री की करेंसी, उस कंट्री का प्रेसिडेंट, उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, वो हमें साथ के साथ में नोट करते रहना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। क्योंकि लगभग 196 प्लस कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, उनमें से वो किसी भी कंट्री का रैंडमली आपसे प्रेसिडेंट या कैपिटल नहीं पूछेगा। तो अगली बार से जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो, जब भी कोई हमारे पीएम या प्रेसिडेंट या फॉरेन मिनिस्टर की किसी की कोई विजिट हो, कोई टूर हो, तो हमें उसका कैपिटल और करेंसी को ध्यान रख लेना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन इनलैंड वाटरवेज शिप लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है उससे चलने वाला एक इनलैंड वाटरवेज शिप लॉन्च किया गया है। कहां पर? तो वो तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। एक्चुअल में होता क्या है, देखो, ये चलता किससे है? तो ग्रीन हाइड्रोजन से। और जब ग्रीन हाइड्रोजन से चल रहा है तो मतलब जब इसमें कंबशन होगा, तो जब लास्ट में जब इसका मटेरियल निकलेगा, है ना, लास्ट जो एंड प्रोडक्ट होगा, वेस्ट प्रोडक्ट, वो क्या होगा? तो उससे पोल्यूशन तो होने वाला है नहीं, उसमें क्या होगा? वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी। तो उससे क्या होगा? हमारा जो एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा। जो हमने 2050 या 2070 का टारगेट बना रखा है कि हमें कार्बन फ्री, कार्बन न्यूट्रल हो जाना है, उसको अचीव करने में हेल्प मिलेगी। तो बस उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए हमने रिसेंटली क्या किया कि हमने एक इनलैंड वाटरवेज में एक शिप लॉन्च की, जो कंप्लीटली किससे चलती है? ग्रीन हाइड्रोजन से, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और कहां पर की गई है? पहली है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कहां पर? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और ये किसने बनाया है? तो याद रखना, कोचीन शिपयार्ड ने इसको बनाया है। दूसरी बात, इसकी लेंथ 24 मीटर की लगभग इसकी लेंथ है, हालांकि ये सब नहीं पूछता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA signed an agreement with which country to promote Ayurveda and Thai traditional medicine। तो आपने यहां पर थाई देखा, थाई से आपको क्या याद आया? तो थाईलैंड। तो मतलब सीधा सीधा ये कहां पर है, किसके साथ हमने ये MOU साइन किया है? तो थाईलैंड के साथ, ठीक है। दूसरी बात, ये जो NIA है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, कहां पर बना हुआ है? तो याद रखना, आपके जयपुर शहर में ये बना हुआ है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो गया? तो जयपुर में है, ठीक है। तो इसने जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं, जैसे हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है आयुर्वेदा, जो थाईलैंड है वहां की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होगी, है ना, तो जैसे कि उस वहां पर इलाज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे यूनानी, है ना, एलोपैथी, होम्योपैथी, ठीक है। ऐसे ही हमारा कौन सा है? तो आयुर्वेदा। ऐसे ही हमने आपस में इनको एक्सचेंज करने के लिए एक MOU साइन किया, किस कंट्री के साथ? थाईलैंड के साथ। अब बात ये, और याद रखना, थाईलैंड अभी और भी न्यूज में चल रहा है। क्या न्यूज में चल रहा है? तो याद रखना, अब मैंने 2-3 दिन पहले भी आपको पढ़ाया था कि जो हमारे गौतम बुद्धा थे, गौतम बुद्ध, उनकी जो 4 कल्प, या 4 मैं कह सकता हूं कल्प सूत्र किन्हीं कहा गया था
तो उनकी 4 जो बोन्स थी उनको जगह जगह पर रखा गया था। उनको 30 साल के लिए कहां पर ले जाया जा रहा है, तो थाईलैंड ले जाया जा रहा है। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 2-4 दिन पहले भी न्यूज में बना हुआ था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। Which Indian state recorded the highest leopard population according to the report? देखो, अभी रिसेंटली जो हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिनका नाम क्या है, भूपेंद्र यादव। क्या नाम है? भूपेंद्र यादव। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि भारत में 2018 में जितने लेपर्ड थे, ठीक है, उसके कंपैरिजन में अभी रिसेंटली 2022 की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर कितने लेपर्ड का इंक्रीमेंट हो चुका है, तो लगभग इसमें 8% लेपर्ड का इंक्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, जो पहले लगभग कितना था, 12,800 के लगभग था, वो अब 13,800 के लगभग हो चुका है। ठीक है, अब यहां से समझना कि जब ये रिपोर्ट आई तो सबसे ज्यादा लेपर्ड कहां पर आए, तो याद रखना मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही क्यों आए, तो आप याद कर सकते हो कि आपने एक वर्ड सुना होगा, नेशनल पार्क। व्हाट इज नेशनल पार्क? तो नेशनल पार्क क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पर हम लोग प्लांट्स को, एनिमल या वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी पोचिंग से या उनके शिकार होने से बचाते हैं। तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी कहां पर है, तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। और जब सबसे ज्यादा जंगल इलाका, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया एमपी में है, तो सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं कि लेपर्ड भी कहां पर मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा टाइगर भी कहां पर मिलेंगे, मध्य प्रदेश में। क्यों? क्योंकि नेशनल पार्क बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जंगली जीव भी वहीं पर मिलेंगे। तो ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगाकर निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद समझना कि ये जो लेपर्ड होता है ना, एक्चुअल में इसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो आपने एक नाम सुना होगा लेपर्ड। ठीक है, एक होता है ब्लैक पैंथर, एक होता है लेपर्ड, एक होता है ब्लैक पैंथर। शायद आपने मूवी भी देखी होगी, ब्लैक पैंथर के ऊपर मूवी भी बनी हुई है ना, वकांडा फॉरएवर, है ना। अब समझना कि जब ये लेपर्ड जो होता है, इस लेपर्ड के अंदर एक प्रोसेस होती है मेलानिज्म। और ये मेलानिज्म क्या होती है, मेलोनी नहीं है, ठीक है ना, मेलानिज्म। मेलानिज्म में क्या होता है कि जो लेपर्ड होता है ना, उसकी स्किन का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, ब्लैक, इंक्लूडिंग इसके जो डॉट्स होते हैं ना, सब ब्लैक हो जाते हैं। तो ये दिखने में कैसा दिखेगा आपको, बिल्कुल कंप्लीट ब्लैक। और यही मेलानिस्टिक, मैं कह सकता हूं कि यही मेलानिस्टिक जो लेपर्ड है वही क्या कहलाता है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, ब्लैक पैंथर भी कह देते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? समझना इसका मतलब क्या है। तो इसमें कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया है, और इसमें कहा गया है कि आपको कैसी बिजली दी जाएगी, तो मुफ्त बिजली दी जाएगी। मुफ्त बिजली का मतलब क्या है, समझना। इसमें क्या कहा गया कि सभी लोगों को अपने घरों की छत के ऊपर या घर की छत के ऊपर क्या लगा लेना है, तो ऊपर लगा लेनी है सोलर रूफ टॉप, और उससे क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है। और इतनी सोलर रूफटॉप लगानी है कि उससे लगभग 300 यूनिट क्या बनाई जा सके, बिजली बनाई जा सके। ठीक है, अब होगा क्या कि आप लोग उस बिजली का घर में यूज करो, और साथ के साथ अगर आप चाहो तो उस बिजली को क्या कर सकते हो, सेल आउट भी कर सकते हो। तो प्राइवेट कंपनीज होंगी जो आपसे उस आपकी द्वारा घर में बनाई हुई बिजली को खरीद लेंगे। ठीक है, या आसपास की कॉलोनीज में बेच सकते हो। उससे होगा क्या कि आप लोगों की इनकम भी हो जाएगी, मतलब बिजली भी बना रहे हो आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हो, साथ साथ अर्निंग भी कर रहे हो। और कितने अर्निंग का इसमें वादा किया गया है, तो लगभग 15,000 रुपीज आप इसमें अर्न कर सकते हो, बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को सेल करके भी। तो ये जो स्कीम लॉन्च की गई है, ये लगभग याद रखना 75,016 या 75,000 करोड़ रुपीस की स्कीम है। ठीक है, जो लगभग इसका प्राइमरी टारगेट है कि लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड को तो इससे क्या पहुंचाना है, बेनिफिट पहुंचाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो गया, टू इंस्टॉल रूफटॉप और सोलर सिस्टम इन 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली मोदी जी द्वारा स्टार्ट की गई है। याद रखना एक स्कीम पहले भी आई थी जिसका नाम था सोलर रूफटॉप स्कीम।
ठीक है। वो जो सोलर रूफटॉप स्कीम थी, सोलर रूफटॉप स्कीम, वो कब लॉन्च की गई थी? तो वो लॉन्च की गई थी 2014 के अंदर, ठीक है। हालांकि उसमें जो हमारा पर्पस था वो अचीव नहीं हुआ था, तो इस बार हमने दोबारा से इसको लॉन्च कर दिया है नए नाम के साथ, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विच यूनिवर्सिटी क्लिंच्ड ओवरऑल चैंपियनशिप इन 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? देखो अभी रिसेंटली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे थे। कहां पर हुए हैं ये? तो याद रखना गुवाहाटी। कहां पर हुए हैं? गुवाहाटी, जो कि कहां पे है? आसाम। अब आपसे पूछा है कि इसमें सबसे ज्यादा किसने मेडल जीते हैं, तो याद रखना ये अभी 29 फेब को ही खत्म हुए हैं, कल ही खत्म हुए हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा किसने अवार्ड जीते हैं? तो याद रखना इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं, 71 टोटल अवार्ड जीते हैं इसने, जिसके अंदर इसने लगभग 32 क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे है आपकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि जालंधर यानी कि फगवाड़ा में बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद तीसरी यूनिवर्सिटी जो है थर्ड नंबर पे जो है वो कौन है? तो आपकी आ जाती है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, एशियन गेम्स, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो इनको थोड़ा सा आइडिया रखना है हमें। हालांकि हम गेम्स वाला पोर्शन एक लास्ट में अलग वीडियो, हम एक अलग लेक्चर पढ़ लेंगे जिसमें हम सारे साल भर के जितने भी गेम्स होते हैं उन सबको एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर भी आप पर डे के हिसाब से इनको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। What is the literal meaning of the word गगनयान in the संस्कृत? देखो अभी गगनयान मिशन जा रहा है हमारा, और जो गगनयान मिशन है 2-3 दिन से न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था? 4 एस्ट्रोनॉट के नाम अनाउंस किए, और उन 4 एस्ट्रोनॉट के नाम अनाउंस करने के बाद उनको एस्ट्रोनॉट विंग भी दी गई थी, ठीक है। अब वो जो मिशन है उसका नाम क्या है? गगनयान। और ये लॉन्च कौन करेगा? तो इसरो लॉन्च करेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो बनता कब है? 15 अगस्त 1969। और इसका जो फाउंडर है इसरो का, वो फाउंडर कौन है? तो आप सभी को पता होगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो पूछा गया है कि ये जो गगनयान है इसका मतलब क्या होता है? तो गगनयान का एक्चुअल में मतलब होता है सेलेस्टियल व्हीकल, एक ऐसा व्हीकल जिसको आप कहां पर ले जा सकते हो? आकाश में ले जा सकते हो, हवा में ले जा सकते हो, ठीक है। उसे हमने क्या कह दिया? गगनयान, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी ये लॉन्च जब होगा तो इससे और बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे लास्ट ईयर हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो इवेंट था हमारे साइंस एंड टेक में, हमारे स्पेस डिपार्टमेंट में, तो वो था चंद्रयान 3, और उससे एक पैसेज आया भी था हमारे एग्जाम में, और डिफरेंट जो वनडे एग्जाम होते हैं सब में वहां से क्वेश्चंस आए थे। तो इस बार अगर गगनयान लॉन्च हो जाता है तो उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और याद रखना, जैसे गगनयान पढ़ रहे हो ना, ऐसे ही एक मिशन हमारा जा रहा है, कौन सा? समुद्रयान। शायद आप समझ गए होंगे, गगन मतलब गगन में जा रहा था, समुद्र मतलब समुद्र में जा रहा होगा। तो ये लगभग हमारे ओशियन की डेप्थ में जाएगा, और कितनी डेप्थ में जाएगा? तो लगभग 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर के नीचे तक लगभग ये जाएगा। और वहां पर जाने के बाद ये क्या देखेगा उसके अंदर? ये 6 किलोमीटर है, ना कि 6000, क्योंकि नीचे पूरी जो अर्थ है उसका डायाई कितना है? हमारी पूरी अर्थ का डायाई लगभग 12000 किलोमीटर है, ठीक है। अब समझना कि इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? समुद्रयान। ये किस लिए जाएगा? ये हमारे ओशियन की डेप्थ में जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी अनआइडेंटिफाइड चीजें हैं, उनको क्या करेगा? एक्सप्लोर करेगा। जैसे ऊपर हम एक्सप्लोर करते हैं स्पेस में, ऐसे अब हम पानी में एक्सप्लोर करेंगे। तो इसका नाम क्या है? समुद्रयान। ये भी जाने वाला है, टू बी लॉन्च्ड, और ये भी कौन सा है? गगनयान। दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। When was WTO formed? पूछा गया है कि WTO कब बना था? तो WTO एक्चुअल में है क्या? तो याद रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका नाम? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपसे क्यों पूछा गया है एग्जाम में? तो समझना, अभी क्या हुआ था? WTO की 13th कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये तो 13 कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहां हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ये मैं शायद कल ही पढ़ा के गया था। अब ये जो 13th कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके अंदर देखो WTO क्या करता है? पूरे वर्ल्ड में गुड्स की जो सप्लाई होती है या उसका
है उसको मेंटेन रखता है। अब बात ये निकल के आती है कि जब ये गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड को देखता है तो याद रखना इसके अंदर लगभग 164 कंट्रीज इसकी क्या है, मेंबर है। कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर है, 164। इनमें से जब ये हुई तो इसमें से 72 जो कंट्रीज हैं, 72 जो इसके मेंबर्स हैं, इन्होंने क्या कर दिया, इसके जो न्यू रूल्स बनाए थे इसने उन न्यू रूल्स को मानने से मना कर दिया। और उन न्यू रूल्स को मानने से मना करने वालों में से एक कौन था 72 में, तो इंडिया भी उसका पार्ट है। और दूसरा बड़ा कंट्री कौन सा है, तो साउथ अफ्रीका भी उसका पार्ट है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि रिसेंटली इंडिया डिक्लाइंड द कंडीशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड बाय WTO। और कितने देशों ने उसको बॉयकॉट कर दिया है, तो उसको मानने से मना कर दिया, तो 72 कंट्रीज ने। तो ये न्यूज में बना हुआ था। तो अगर पूछे WTO बना कब था, तो याद रखना 1995 में बना होता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है, जेनेवा, जिसका नाम W से स्टार्ट हो और O किस में मिलेगा तुम्हें, जेनेवा में मिलेगा। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम बाय इंडियन गवर्नमेंट वाज लॉन्च्ड इन, मैंने अभी आपसे बताया था कि जो अभी प्रधानमंत्री की जो मुफ्त बिजली योजना स्टार्ट हुई है, उस मुफ्त बिजली योजना को पहले चलाया गया था रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के नाम से। लेकिन वो चली कब थी, ध्यान रखना 2014 में। लेकिन वो उतने उस पर्पज को अचीव ही नहीं कर पाई जो हमें अचीव करना था। तो हमने दोबारा से उसको किस नाम से चला दिया, प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के नाम से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझना, भारत के कितने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो देखो एक्चुअल में हुआ क्या, एक होता है, देखो अगर मैं बात करता हूं सेंटर की, तो सेंटर के अंदर एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है प्रेसिडेंट। और अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो इन तीनों को मिलाकर क्या बन जाती है मेरी, तो मेरी बन जाती है पार्लियामेंट। क्या बन जाती है, पार्लियामेंट, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा का आर्टिकल कौन सा हो गया, तो आर्टिकल 81। राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा हो गया, तो आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट का आर्टिकल हो गया 52 और पार्लियामेंट का आर्टिकल कौन सा हो गया, तो आर्टिकल नंबर 79। और ये तो कहां की बात हो गई, सेंटर की, यानी कि एक लोकसभा होगा और ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, ठीक है, लेजिस्लेटिव लोकसभा एंड राज्यसभा। अब अगर मैं सेंटर की बात करता हूं तो समझना सेंटर के अंदर भी सेम क्या होता है, स्टेट की अगर बात करता हूं तो स्टेट के अंदर भी दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें होती है, समझना। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो एक होता है इसमें क्या, स्टेट असेंबली। एक क्या होता है, स्टेट असेंबली। और एक क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसी को हम कहते हैं विधान परिषद और इसको हम कहते हैं विधान सभा। और हर स्टेट में तो विधानसभा है लेकिन हर स्टेट में विधान परिषद नहीं है। तो जो विधान परिषद का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कितने स्टेट में है, इंडिया में 6 स्टेट में है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 6। कौन कौन से 6 स्टेट में है, तो समझना KUMBA और T। मतलब K से क्या बना, तो K से बना कर्नाटक, U से क्या बना उत्तर प्रदेश, M से क्या बना तो मध्य प्रदेश, ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र। उसके बाद B से क्या बना तो बिहार, A से क्या बना तो आंध्र प्रदेश और T से क्या बना तो T से बना आपका तेलंगाना, ठीक है। तो इन 6 स्टेट में क्या बनी हुई है, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब समझना इनमें टोटल सीट्स कितनी है, तो इसमें है 75, इसमें कितनी है 75, यूपी में सबसे ज्यादा 100, उसके बाद महाराष्ट्र में कितनी है तो महाराष्ट्र में है 78, उसके बाद एपी में उसमें आंध्र प्रदेश में कितनी है तो 50 और उसके बाद तेलंगाना में कितनी है तो 40। और मिनिमम कंडीशन क्या होती है, तो याद रखना विधानसभा की मिनिमम सीटें कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम सीटें 40 होनी चाहिए। तो यानी कि 40 ही है सबसे कम, तो इसका कोई एक्सेप्शनल केस भी हमारे पास नहीं बचता। हाँ, अगर पूछे मैक्सिमम कितनी सीटें होनी चाहिए इसमें, तो मैक्सिमम होती है 1/3 ऑफ विधानसभा सीट। और आपको पता है कि विधानसभा की यूपी में लगभग कितनी है 400, तो उसका 1/3 लगभग कितना होगा, उससे कम ही मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं किसी भी विधान परिषद में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और ये न्यूज में क्यों आ गया, तो मैं बता देता हूं कि अभी जो कर्नाटक स्टेट है
है ना, कर्नाटक, उस कर्नाटक स्टेट ने एक बिल पास किया था किसको लेकर, तो मंदिरों को लेकर, कि मंदिरों के अंदर जो होगा कि जो पैसा आता है, जो मंदिर की इनकम होती है टेंपल की, उस इनकम का 10% कौन लेगा, तो वो 10% लेगा सरकार टैक्स के रूप में। लेकिन इससे पहले क्या था, तो याद रखना, मंदिरों से रिलेटेड एक एक्ट था 1997 वाला एक्ट। उस एक्ट के अंदर पहले से कहा गया था कि 10% लिया जाएगा, लेकिन किसका, तो उसमें लिया जाएगा नेट इनकम का 10% मंदिर से, ठीक है। और वो भी कब, जब 10 लाख से ऊपर क्या होगी, इनकम होगी। इसमें कह दिया नए वाले एक्ट में, कर्नाटक स्टेट ने इसमें कह दिया कि हम लेंगे 10% टैक्स, लेकिन नेट इनकम पे नहीं लेंगे। किस पे लेंगे, तो हम लेंगे ग्रोस इनकम पे। अब ग्रोस इनकम क्या होती है, तो नेट इनकम पहली बात ये होती है कि जितना प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके जो प्रॉफिट निकला, उस प्रॉफिट का 10% लेते थे। ये लेते हैं ग्रोस इनकम का, जितना ओवरऑल मंदिर में चढ़ाव आया कहीं से भी, उसका 10% ये लोग ले लेंगे। तो इसका अपोज होने लगा, और अपोज किसने किया, तो जो अपोजिशन पार्टी थी उसने अपोज किया। और ये बिल कहां पर पास हुआ था, तो याद रखना लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही ये बिल पास हुआ था। लेकिन उसको वहीं पर क्या करना पड़ा, 2 दिन बाद कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा क्या हो गया, अपोज हो गया, ठीक है। तो ये न्यूज भी थोड़ी सी ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभाओं के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखनी है हमें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। What is the disease in which body lost its ability to form blood clots? देखो, एक बीमारी होती है, एक डिजीज होती है जिसमें हमारी जो बॉडी होती है, एक्चुअल में समझना कि मान लो मेरे यहां पर कट लग जाए, तो कट लगने से यहां से ब्लड निकलेगा, ब्लीडिंग होगी। जब ब्लीडिंग होगी तो थोड़ी देर बाद ये ब्लड अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि मेरे ब्लड के अंदर क्या है, वो सारे के सारे जीन्स मौजूद हैं जो इसको रोक देंगे, क्लोटिंग कर देंगे ब्लड की। लेकिन कुछ रेयर पर्सन होते हैं जिनके अंदर एक ये वाला जो जीन होता है वो अफेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, और उनकी जो क्लोटिंग होती है वो बन ही नहीं पाती। और जब नहीं बन पाती तो उस बीमारी को क्या नाम दिया गया, तो उस बीमारी को नाम दिया गया हेमोफीलिया ए। और ये जो हेमोफीलिया ए है ना, इसको ठीक करने का अभी एट प्रेजेंट 2-3 ही रास्ते हैं। या तो उसकी क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी, या उसका जो इन्फेक्टेड जीन है, उस इन्फेक्टेड जीन को किसी हेल्दी जीन से क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, जीन ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं करोगे तो एक इंजेक्शन बनाया गया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि उस इंजेक्शन का नाम क्या है। मैं आपको बता देता हूं कि वो दुनिया का वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव इंजेक्शन है, दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन है, जिसकी कीमत है 28 करोड़ रुपीस, यानी कि 28 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन है, जो इस प्रोसेस में इस डिजीज में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Who has launched a bold initiative वनतारा फॉर एनिमल वेलफेयर? अभी आपने न्यूज में बहुत देखा होगा कि जो अनंत अंबानी है वो न्यूज में बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वनतारा। वनतारा क्या है, तो एक्चुअल में ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्टार्ट किया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो गुजरात के अंदर जो इनकी इंडस्ट्रीज, इनकी जो जमीन है, वहां पर इन्होंने क्या किया, एक जंगल जैसी स्ट्रक्चर बना दी, एक फॉरेस्ट एरिया बना दिया, और जिसमें लगभग 3000 जो एनिमल्स हैं उनको क्या किया है, तो उनका रिहेबिलिटेशन किया है, या मैं ये कह सकता हूं कि उनको दोबारा से रिस्टोर किया जा रहा है, ठीक है। अलग अलग काइंड के जो एनिमल है, जो एंडेंजर्ड है, जो वल्नरेबल लिस्ट में आते हैं, इन सबको वहां पर इकट्ठा करके उनको और ज्यादा बढ़ाने की, जैसे नेशनल पार्क होती है, सेम ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये किसने स्टार्ट किया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये सेटअप स्टार्ट किया है। कहां पर, तो गुजरात के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना एनिमल वेलफेयर के लिए। और याद रखना, एनिमल वेलफेयर की बात हो रही है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो एनिमल वेलफेयर की बात करता है, एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है, तो याद रखना आर्टिकल 48, जो कि किसमें लिखा हुआ है, डीपीएसपी। और डीपीएसपी क्या होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब क्या होता है, जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा तो इन प्रिंसिपल्स को किस में रखेगा, ध्यान में रखेगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इनोग्रेटेड द एयर स्ट्रिप ऑन एगालेगा आइलैंड ऑफ विच कंट्री? देखो, अभी रिसेंटली मोदी जी ने एक एयर स्ट्रिप यानी कि एक एयरबेस बनाया है, कहां पर, तो याद रखना मॉरिशियस के आइलैंड के ऊपर।
ठीक है। और जो मॉरिशियस है, अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा कि जो मॉरिशियस है उसके अंदर हमने क्या स्टार्ट किया था, यूपीआई भी स्टार्ट किया था हमने। मॉरिशियस के साथ साथ श्रीलंका और मॉरिशियस दोनों में ही एक साथ क्या किया था, यूपीआई भी स्टार्ट किया था। और इसी मॉरिशियस के अंदर हमारे मोदी जी ने क्या किया, अभी एयरबेस बनाया है। क्यों बनाया जाता है, ताकि दूसरी जगह से जब भी हमारे ऊपर कोई खतरा नजर आए तो हम क्या रहे, हमारा लड़ाई के लिए हम हमेशा तैयार रहें। समझना, जैसे यूएसए है, यूएसए पता है आपको, जिसमें है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। मैं बात कर रहा हूं इधर चाइना, चाइना के बगल में क्या बना हुआ है, एक आइलैंड, कौन सा, तो आपने नाम सुना होगा सोलोमन आइलैंड। ठीक है, ये सोलोमन आइलैंड याद रखना, इसका सलमान खान से कोई लेना देना नहीं है। इस सोलोमन आइलैंड के ऊपर इस यूएसए ने अपनी एम्बेसी बना ली और धीरे धीरे इस पे क्या बना लेगा, अपना बेस बना लेगा। जैसे चाइना, चाइना ने इंडिया के बगल में श्रीलंका में हम्बनटोटा में क्या बना लिया, बेस बना लिया। सेम ऐसे ही हमारे यहाँ पर क्या बनाया गया है, एयर स्ट्रिप यानी कि एयर बेस बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Who has been recently notified by the finance ministry as designated Indian carrier for international flights। तो अभी जो आपने सुना होगा एक नई एयरलाइन आई थी आकाशा एयर, तो उस आकाशा एयर को डेजिग्नेट किया गया है। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना है। ठीक है, और अगर एयर की बात हो रही है तो आप लोग याद रखना, भारत में जो एयर इंडिया है वो सबसे पहले कब स्टार्ट की गई थी, तो भारत के अंदर एयर इंडिया की स्टार्टिंग हुई थी 1932 के अंदर। ठीक है, और अगर पूछे 1932 में टाटा एयर के नाम से, बाद में इसका क्या हुआ था, 1953 में क्या कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। और उसके बाद दोबारा से आपको पता होगा 2021 के लगभग इसको दोबारा से किसको दे दिया गया, टाटा ग्रुप को दे दिया गया 18,000 करोड़ रुपीस के अंदर। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना, वो एयर इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आकाशा एयर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इन विच स्टेट जगन्नाथ डिगी वाटरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड। तो कौन सा स्टेट है, त्रिपुरा। कौन से स्टेट में स्टार्ट हुआ है, त्रिपुरा के अंदर स्टार्ट हुआ है। वन लाइनर में आप याद रख सकते हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। According to recently released report, in which country the fertility rate has been at the lowest level in 2023। देखो जो फर्टिलिटी रेट है ना वो सबसे कम इनमें से किसमें हो गया, साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया का फर्टिलिटी रेट जो है 0.72 पे आकर रह चुका है। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि किसी कंट्री के अंदर रिप्रोडक्शन करने की जो पावर होती है या जो रेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलिटी रेट। मतलब उस देश में पिछले कुछ सालों में जितने बच्चे पैदा होने चाहिए थे उससे कम बच्चे पैदा हुए हैं, जिससे उसकी पॉपुलेशन पे भी इफेक्ट पड़ा है। हालांकि भारत में इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत पॉपुलेशन के मामले में चाइना को भी एक बार क्रॉस करके जा चुका है। जब ऑफिशियल डाटा आएगा तो हम श्योर हैं कि हम पहले नंबर पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो भारत में इसका कोई भी लिंक नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। The book titled Basic Structure and Republic written by whom has been released। तो याद रखना एक बुक लिखी गई है, कौन सी, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। तो सीधी सी बात है किस पे लिखी गई होगी, रिपब्लिक। यानी देखो एक वर्ड है यहाँ पे रिपब्लिक, समझना। रिपब्लिक क्या होता है, एक ऐसी कंट्री जिसका हेड ऑफ नेशन, हेड ऑफ नेशन वो क्या होता है, वो इलेक्टेड होता है, ना कि सेलेक्टेड होता है, नॉमिनेटेड होता है। मतलब जिस कंट्री का हेड ऑफ द नेशन सेलेक्ट होगा या वोटों से जीतेगा वो होगा रिपब्लिक। जैसे इंडिया, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रिपब्लिक देश कौन सा है, इंडिया। अगर आपसे पूछे कि नॉन रिपब्लिक क्या होगा, तो नॉन रिपब्लिक वो देश होता है जिसका हेड ऑफ द नेशन क्या होता है, हायरकी सिस्टम से चलता है, यानी कि वंशानुगत चलता है। राजा का बेटा राजा बनेगा, जैसे ब्रिटेन में होता है, रानी महारानी महारानी महारानी, महारानी मर गई, डेथ हो गई, तो उसके बाद कौन होगा, महाराज होगा, जैसे चार्ल्स थर्ड अभी बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। रामनाथ कोविंद था, तो उसके बाद कौन आई, द्रौपदी मुर्मू, जिनका कोई लिंक नहीं, हमने उनको चुना। तो ऐसी कंट्री जिसमें हेड ऑफ द नेशन सेलेक्ट होते हैं, वोटिंग से बनते हैं, वो क्या होगा, रिपब्लिक। और बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय रिजोल्व इंडिया इनटू डेमोक्रेटिक सोवरेन और दिस। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है कि बुक किसने लिखी है, तो याद रखना PS श्रीधरन पिल्लई ने इसको लिखा है। ठीक है, तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट।
Who has won the most medals in Asian track cycling championship? और अभी रिसेंटली मैंने बताया था 2-4 दिन पहले कि ये कहां पर स्टार्ट हुई थी, तो मलेशिया में स्टार्ट हुई थी, और इसमें सबसे ज्यादा मेडल भी किसने जीते हैं? मलेशिया ने जीते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इंडिया ने कितने मेडल जीते इसके अंदर, ठीक है, और ये भी बताओगे कि सेकंड नंबर पे कौन रहा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब सेलिब्रेट होता है? तो याद रखना 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और याद रखना आज एक दिन और है, आज है नो डिस्क्रिमिनेशन डे। और नो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? आज याद रखना 1 मार्च आज है नो डिस्क्रिमिनेशन डे। और नो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा है? 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 क्या कहते हैं? देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिफोर लॉ, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिफोर या इन सोसाइटी, सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स अपॉर्चुनिटी, उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो आज कौन सा दिन है? याद रखना नो डिस्क्रिमिनेशन डे है, ठीक है। उसके साथ साथ और कौन सा है? तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी आज ही बनाया जाता है। और याद रखना आज एक और डे सेलिब्रेट करते हैं हम, कौन सा? तो 1 मार्च को आपने एक नाम सुन देखा होगा, जो वेस्ट पिकर होते हैं, है ना, जो रोड के किनारे आपने देखा होगा कूड़ा बीनने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, हाँ, ग्रैबर्स जो होते हैं, ठीक है, उनको उनका जो है ना आज इंटरनेशनल डे बनाया जाता है। क्योंकि आज अगर आप द हिंदू का न्यूज़पेपर देखोगे तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है कि ये जो लोग है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की अगर इकोनॉमी को देखा जाए तो लगभग 2% इकोनॉमी इन्हीं से चलती है। भारत में जो ये पीकर, जो ये वेस्ट पीकर है, ठीक है, ये लगभग भारत में लगभग 15 या 1.5 मिलियन इनकी पॉपुलेशन हो चुकी है। तो इनके लिए भी, इनके राइट्स के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इनके नाम पर भी क्या बनाया जाता है? एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? हाउ मैनी एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन, तो कितने लोगों को इसमें सेलेक्ट किया गया है? तो याद रखना 4 लोगों को। और उन 4 लोगों के नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताओगे कि उसमें कौन कौन ग्रुप कैप्टन है, ठीक है, 3 ग्रुप कैप्टन है, और उसमें चौथा कौन है? विंग कमांडर शुक्ला, ठीक है। तो चारों के नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि गगनयान एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही था।